कुछ जगह ऐसी होती हैं जो दिल और दिमाग पर गहरी छाप छोड़ जाती हैं, जहाँ रुकने का मन करता है, बस वहीं ठहर जाने का। लेकिन जिंदगी के सफर ऐसे ही होते हैं, हर दिन नया रास्ता, नई मंजिल चुननी पड़ती है। शायद कहीं आगे कोई नई खुशी, नई कहानी, नया एहसास तुम्हारा इंतजार कर रहा हो। इसी तलाश में हम चलते रहते हैं, अपने दिल को नए सपनों से भरते हुए, अपनी रूह को नए उड़ान देते हुए। सानगढ़ का सफर खत्म करके मैं सुबह 7:30 की बस लेकर रोपा की तरफ निकल पड़ा। पहुंच तो गया, लेकिन पता नहीं था जाना कहाँ है, रहना कहाँ है, बिल्कुल बिना मंजिल के। बस सोचा थोड़ा रिवर साइड देखते हैं। वहां देखते देखते एक होम स्टे मिल गया, और फिर क्या, बिना सोचे समझे चेक इन कर लिया। दिल खुश हो गया। चेक इन करके फ्रेश होकर मैं निकल पड़ा एक नई मंजिल की तरफ, सांसर घूमने। लेकिन एक उसूल था दिल में, कैब नहीं, हिचहाइकिंग करना है। बस तैयार हो गया मैं, अपनी मंजिल के लिए रास्ते पर चल पड़ा। चलो अभी सांसर चलते हैं, हिचहाइकिंग करके जाएंगे, टैक्सी वैक्सी नहीं लेंगे, देखते मिलता है या नई गाड़ी। सांसर जा रहे हैं तो बेसिकली मुझे ना, मैं जा रहा था चल के, और भैया मिल गए और वो मुझे सांसर तक छोड़ देंगे अभी। तो चलो भैया से मिलते हैं। तो ये है वो भैया थैंक यू छोड़ देने के लिए। कोई बात नहीं, ये तो हमारा सौभाग्य है कि आप जैसे लोगों की, इतने दूर दूर के लोगों को हमको मिलने का मौका मिला। ये किस्मत अच्छा है मेरा बस। हमारे लिए वैसे भी वसुदेव कुटुंबकम हाँ की संस्कृति रहती है। हम सभी लोगों का स्वागत पूरे मेहमानों जैसा करते हैं, खुले दिल से आप करते हो। से स्वागत करते हैं। नहीं सच में हिमाचल वो जो बोलते हैं ना, देवभूमि है। बिल्कुल, हाँ वही सच है। बस सिर्फ थोड़ी सी कोऑपरेशन नहीं होती बाहर के लोगों से। हाँ कि जो हमारा यहाँ कल्चर, जिस तरह का कल्चर है, जिस तरह का एनवायरनमेंट है, हाँ इसको उसी रूप में रखे जिस रूप हाँ, में हमारे जो आने वाली जो पीढ़ियां हैं, हाँ, उनके लिए सेफ रहे। हाँ, और जैसे हमारा आप आनंद ले रहे हैं हाँ, इन चीजों का, तो ऐसा मतलब आगे वाली पीढ़ी भी ले, आगे वाली पीढ़ी भी ले। बातें चल रही थी, तभी भाई जी ने एक गहरी बात छेड़ दी। वसुंधैव कुटुंबकम, मतलब पूरी दुनिया हमारा मेहमान है। लेकिन हर मेहमान की अपनी मर्यादा होती है, अपनी इज्जत होती है। इसी तरह हम सब का फर्ज है कि जिस मिट्टी में हम रहते हैं, उसकी परंपराओं और नियमों का सम्मान करें। इस भूमि को सुरक्षित रखें, ताकि ये खूबसूरती और संस्कृति अगली पीढ़ी के लिए भी सुरक्षित बनी रहे। बातें हो ही रही थी, अचानक रास्ते में एक नाचते हुए मोर दिख गया। भाई जी मुस्कुरा के बोले, शायद आपका मन साफ है, इसीलिए सुबह सुबह ये खूबसूरत दृश्य देखने को मिला। चलो वो भैया ने छोड़ दिया वाटरफॉल के रास्ते में, अब जा रहे हैं वाटरफॉल। तो चलो हिचहाइकिंग जिंदाबाद। मैं अभी सांसर गांव पहुंच चुका था और निकल पड़ा था उस वाटरफॉल की तलाश में। भाई साहब कोई नहीं, पूरा अकेला में, अकेले जाना है बस, लोकल लोगों को पूछ के। बट अभी तो कुछ लोकल लोग भी नहीं देख रहे, तो बेसिकली चलो एक्सपीरियंस तो अच्छा है, चलो ढूंढते हैं वाटरफॉल। ट्रेकिंग शुरू हो गई थी, दिल में थोड़ा डर भी था और एक्साइटमेंट भी। जब आप अकेले ट्रेकिंग करते हो तो इसके अपने फायदे और नुकसान होते हैं। अकेले होने का मतलब है कि आप बस मंजिल तक पहुंचने की रेस में नहीं, बल्कि उस मंजिल को पूरी तरह जीने की कोशिश करते हो। मन करता है कि कहीं रुक जाऊं, इन वादियों में खो जाऊं और हर पल को महसूस करूं। यह होता है असली आइटिनरी फ्री ट्रैवल, बिना किसी बंधन के, बस सफर और उसकी खुशबू। अगर नुकसान की बात करें तो कड़ी धूप में जब आप अकेले हो पूरे जंगल में, तो डर भी लगता है और गला भी सूखता है। सारी प्लानिंग और एग्जीक्यूशन भी आपको खुद ही करनी पड़ती है, लेकिन फिर भी इसमें एक अलग ही मजा है। शायद एक खोज का एहसास जो सिर्फ अकेले सफर करने वाले ही समझ पाते हैं।
यहाँ पे बहुत सारे कैफेज हैं बट अभी तो बंद है। जब भी आप किसी वाटरफॉल ट्रेकिंग पर निकलते हो, दो सिंपल रूल होते हैं। पहला, ट्रेल को ध्यान से फॉलो करो, और दूसरा, पानी की आवाज को गौर से सुनो। इन दोनों बातों का ध्यान रखोगे तो सफर काफी आसान और सुकून भरा हो जाता है। फाइनली वाटरफॉल पहुंच गया। जी है वाटरफॉल, पता नहीं, चलो देखते हैं। फाइनली जब आप वाटरफॉल तक पहुंच जाते हो तो एक अजीब सी खुशी और एक्साइटमेंट दिल में छा जाती है। आप बस उस नज़ारे को देखते रह जाते हो, क्योंकि मन करता है यही खो जाने का। समय का पहिया चलता रहता है और दिल का भी, क्योंकि आप प्रकृति की उस खूबसूरती में पूरी तरह से डूब जाते हो। अब वक्त था झरने से अलविदा कहने का, थककर बैठ जाने का, सुकून लेने का। गांव की छोटी छोटी खुशबू, मिट्टी की बात, शहर के शोर से दूर अपनी एक रात, लोगों की मुस्कान, फसल की महक दिल में जगाए एक नई जीत। ये एहसास कुछ ऐसा होता है जो सिर्फ दिल ही समझ पाता है। हाँ, नमस्ते आंटी। वाटरफॉल डन। अभी मन्नू टेम्पल जाएंगे, बट तू कोई भी गाड़ी नहीं है, किस्मत के ऊपर है। हिच हाइकिंग करेंगे फिर से, देखते हैं मिलता है या नहीं। कहते हैं ना, सफर का फल मीठा होता है, और सफर भी हमेशा कुछ ना कुछ सिखाता है, जिसमें सबसे बड़ी सीख होती है धैर्य। शायद इसी सफर की वजह से मुझे मन्नू टेम्पल तक लिफ्ट मिल गई। बिना कुछ प्लान किए बस शांति से इंतजार किया और रास्ता अपने आप बन गया। चलो फिर से हिच हाइकिंग मिल गया और मन्नू टेम्पल के पास हम लोग पहुंच गए। चलो मन्नू टेम्पल देखते हैं। भाई हिमाचल सच में यार देवभूमि है। थोड़ी सी चढ़ाई के बाद मैं आखिरकार मन्नू टेम्पल पहुंच गया था। हल्की सी थकान महसूस हो रही थी, क्योंकि धूप भी अपना असर दिखा रहा था, लेकिन उस शांति भरे माहौल और पहाड़ों के बीच उस मंदिर का सुकून सब थकान मिटा रहा था। यह मंदिर गांव के किनारे एक क्लिफ साइड मीडो में स्थित है। वहां से नीचे का वैली और मंदिर का दृश्य मन को सुकून देता है। सांसर वैली अभी भी एक सीक्रेट जेम है। बहुत कम टूरिस्ट यहाँ तक पहुँचते हैं, इसीलिए ये जगह शांति और प्रकृति का पूरा अनुभव देती है। मन्नू टेम्पल तो पहुंच गया, लेकिन यहाँ पे कोई भी नहीं है और मंदिर भी बाहर से बंद है। तो बेसिकली मैं देख लिया भगवान को, थोड़ा अच्छा सा दर्शन हुआ, लेकिन बंद है। आप वो ग्रिल की साइड से देख सकते हैं, लेकिन मंदिर बंद था। और यहाँ पे पूरा ये वैली का पूरा 360 व्यू दिख रहा है मन्नू टेम्पल के ऊपर से। तो आपका मंदिर भी आप देख पाएंगे, उसके बाद ये वैली का 360 व्यू भी देख पाएंगे। मन्नू टेम्पल भी हो गया ख़त्म। चलो अभी फिर से ही चेकिंग करते हैं और पहुंचते हैं रोपा। देखो कब मिलता है पता नहीं, कब मिलेगा, वेट करते हैं। चलो। हिच हाइकिंग के अपने ही फायदे और नुकसान होते हैं।
नुकसान यह है कि कभी कभी घंटों तक कोई गाड़ी नहीं मिलती, रास्ते सुनसान और इंतजार लंबा हो जाता है। और जब कोई रास्ता नजर नहीं आता तब एक ही ऑप्शन बचता है, फिर से ट्रेकिंग शुरू करना। लेकिन शायद इसी अनप्रेडिक्टेबिलिटी में ही तो सफर का असली मजा छुपा होता है। आने के टाइम तो मिल गया था, बट जब मैं नीचे जा रहा हूँ तो कुछ भी नहीं मिल रहा। तो अभी चल चल के जा रहा हूँ, पता नहीं कितना दूर अभी चलना पड़ेगा। एक घंटे से चल रहा हूँ, कोई एक भी गाड़ी नहीं ऊपर से। तो यही होता है ही चेकिंग, कभी कभी मिल जाता है, कभी कभी नहीं मिलता। रास्ते और ये नज़ारे इस थकावट को एक नई रोशनी दे रही थी, जिसे प्रकृति कह रही हो रुक मत, तू सही राह पर है। घंटी ने बोला कि एक शॉर्टकट है, निकल जाओ नीचे की तरफ, तो चलो चलते। सेब की पेड़, क्या फसल है यार। अगर मैं सीधे रास्ते से चला होता तो शायद ये खूबसूरती कभी महसूस ही नहीं कर पाता। वो फसल की महक, प्रकृति की अनोखी सजावट, जैसे हर कदम पर कोई नई कहानी कह रही हो। हर कदम एक नई राह की तरफ ले जा रहा था। लेकिन चारों तरफ की ये खामोश रंगीन तस्वीरें इस सफर को सिर्फ एक यात्रा नहीं, एक सुकून भरा अनुभव बना रही थी। फाइनली शॉर्टकट से होते हुए रोड तक पहुंच गया मैं। तो मैं मोनू टेम्पल से नीचे आ रहा था रोपा तक, और मैं वही मिल नहीं रहा था कुछ भी, आधा घंटा था। तो भैया आ गए और मैं जा रहा हूँ अभी रोपा। भैया थैंक यू। यहाँ के लोग सब अच्छे होते हैं, कोई मना नहीं करते एक्चुअली। हम शहर आ जाओगे मना कर देते हैं। कहाँ से हो भाई? भाई मैं उड़ीसा से हूँ। हाँ, आपको पता है उड़ीसा? नाम सुना है। पूरी जगन्नाथ मंदिर पता है आपको? जगन्नाथ धाम, जो 4 धाम में एक धाम है जगन्नाथ धाम। ये तो नहीं है ना? हाँ वो है। आखिरकार आज का ये सफर खत्म हुआ। अब वक्त था होमस्टे वापस लौटने का, दिल में नए एहसास और यादों के साथ। शाम ढल रही थी और पता नहीं क्यों ये जगह और भी खूबसूरत लग रही थी। रिवर साइड के पास ठंडी हवा चल रही थी और मन कर रहा था कि थोड़ी सी बॉनफायर हो जाए, तभी असली मजा आता। होमस्टे की ओनर दुर्गा भाई ने शाम को और भी यादगार बनाने के लिए बॉनफायर का इंतजाम किया। इस सफर में मेरे साथ 2 और भाई भी जुड़ गए थे, तो चलिए उनसे कुछ बातें शेयर करते हैं, उनकी कहानियां सुनते हैं और इस सफर के रंगों को और भी गहरा करते हैं। तो बेसिकली अभी हम लोग हैं रोपा में, और मेरे साथ 2 भैया मिले, एक पंजाब से एक अम्बाला से। तो देखो यहाँ पे बॉनफायर चल रहा है और दोनों भैया बैठे हुए हैं, और यहाँ पे नदी जा रही है बह के। तो चलो भैया से सुनते हैं वो कहाँ से। भैया आप कहाँ से हो? भैया मैं चंडीगढ़ जीरकपुर से हूँ वैसे, और बहुत अच्छा लगा कि भी ये बोन फायर है। हमारे यहाँ इसको लोहड़ी भी कह देते हैं। रंजीत भाई से मिलके और अच्छा लगा। भी इन्होंने हमें तो बहुत अच्छा ऐसे लगा कि भी उड़ीसा से एक बंदा आया और वहाँ यहाँ पर हम अपने काम के लिए आए हुए थे। एक्चुअली हमारा गारमेंट का काम है। अपने काम के अलावा मैं एक डोनेशन करता हूँ। कोई लंगर लगाता है, कोई छबील लगाता है, कोई कुछ करता है। पर मेरा एक ऐसा काम है, इन्होंने बोल दिया कि भी आप बोलो, पर मैं बोलना नहीं चाहता था, बट इन्होंने मेरे को बहुत फोर्स किया। हमारी एक संस्था है, ठीक है, ऑल ओवर इंडिया काम करती है। मेरे 2 बेटे हैं, एक बेटा मेरा कनाडा है, वो प्लेटनेट कम से कम 35 टाइम डोनेट करके गया, कुछ करके गया। और दूसरा बेटा मेरा अभी रिसेंटली 18 साल का हुआ है, और फर्स्ट उसका बर्थडे, और मतलब वो ऐसे आ जाता है ना माँ बाप से कि भी हाँ हमने क्या करना है ना। तो वो कहता पापा मेरे को ना ऐसा कुछ करो कि मैं अपना बर्थडे भूल ना सकूं। मैंने कहा बेटा तू क्या चाहता है? कह रहा पापा आप मेरा ना ब्लड डोनेट कराओ। तो
वो जिस दिन 18 साल का हुआ और 2 दिन बाद एक ऐसे मरीज का फोन आया कि उसके प्लेटलेट बहुत डाउन थे, मतलब सिर्फ 18,000 अप्रोक्स थे। तो फोन आया तो मैंने कहा भी चल बेटा ऐसे ऐसे है। तो उसने बोला कि भी चलो पापा, मैं तो चाहता ही था कि बर्थडे मेरा ऐसे बने, क्यों नहीं, आप भी तो कर सकते हो, 3 हो 4 हो 2 हो 1 हो, आप भी कर सकते हो। मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, डोनेशन, ब्लड डोनेट करो। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप कहीं भी लगा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, कोई भी दान कर सकते हो, पर एक छुपा हुआ दान यही है। तो अर्जुमन भाई, अगर इंडिया में किसी को ब्लड चाहिए या प्लेटलेट चाहिए, अरे भाई मेरा नंबर दो ना। मैं नंबर दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। अरे भाई कहीं भी चाहिए हो, हमारी एनजीओ एक यहाँ पर नहीं है, ऐसा ही है कि भाई हमें कहीं भी चाहिए, हम वहां पर कॉन्टेक्ट उनको दिला देंगे, वो सब दिला देंगे। वो कुछ नहीं है, ये एक ऐसा छुपा हुआ दान है जो सबको करना चाहिए। पर आपको अगर चाहिए, आपके माँ बाप को चाहिए, तो आपको पहले खुद करना पड़ेगा। ठीक है। अर्जुमन भाई से तो मिलके बहुत अच्छा लगा। अभी मिलते हैं मीर भाई से। अमित भाई, आपको कैसा लग रहा है भाई? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। रंजीत भाई आपसे मिलके बहुत बढ़िया लगा, MC को अच्छा लगा यार। और ये लोकेशन भी बहुत बढ़िया है और जगह भी बहुत अच्छी है, और आप जैसा भाई मिला है तो बढ़िया, मजे में। हाँ बिल्कुल, बहुत मजे में। मैं तो ये चाहता हूँ कि सब लोग एक दूसरे की मदद करें, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। बस सिंपल सी बात है, अगर समझ आ जाए तो बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया है। ठीक है जी, बाकी अब बढ़िया है। जय श्री राम बोलिए। और आपको रोपा कैसा लगा? रोपा तो एकदम बढ़िया है। मैं चाहता हूँ जो भी लोग आए, मनाली कुल्लू को छोड़ के सिर्फ रोपा में आए। यहाँ क्राउड भी आपको कम मिलेगा, शांति जो चाहिए आप लोग को वो यहाँ मिलेगी। जो भी है, मुझे तो बहुत उनका सर्विस अच्छा लगा, क्योंकि कुछ भी मांगो यार वो 4-5 मिनट में आके लेते थे। वो और पूछते कि भाई जी और कुछ चाहिए क्या? तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। तो मैं भाई जी का, दुर्गा भाई का नंबर दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आ जाइए। तो भाई जी लास्ट क्वेश्चन, रोपा क्यों आना चाहिए? रोपा आपके लिए सुकून है, यहाँ नदी है, एंजॉय कर लो। सुकून के लिए बस। सुकून के लिए। ऊपर सांगड़ भी जा सकते हैं आप। हाँ, सांगड़ भी जा सकते हैं। हाँ। काफी अच्छे जगह। और सांसर भी, मैं तो आज सांसर भी गया था। और उसके बाद तो जी, कुछ बोल उसके लेते बाद रेला, भाटकंडा है, रेला है रेला है। हाँ। अपना। बातों का सिलसिला चल रहा था। रात धीरे धीरे और भी शांत होती जा रही थी। मैं सोचा क्यों ना थोड़ा अकेला जाके नदी के किनारे बैठ जाऊं, ठंडी हवा में खुद से बातें करूं और इस सुहाने दिन को अलविदा कह दूं। चलो चेकआउट करते हैं रोपा से और चलते हैं सोजा की तरफ। अगर आप रोपा जा रहे हो तो एक छोटी सी दुकान जरूर देखना, नदी के किनारे बैठी हुई, जहाँ दुकानदार दुर्गा भाई मिलते हैं। ये वही दुर्गा भाई हैं जो प्यार से गर्मा गर्म मैगी और चाय बनाते हैं और टेबल नदी के पास सजा देते हैं, ताकि आप खूबसूरत नज़ारों के बीच अपना नाश्ता कर सको। अगर आपको असली लोकल एक्सपीरियंस चाहिए तो रोपा में ये जगह मिस मत करना। एक बार आना और इस सुकून भरे लम्हे का मजा लेना। लग रहा है यहाँ पे रिवर साइड के पास बैठ के, बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा सुकून सा है और माहौल एकदम बढ़िया है। कूल तो नहीं, ठंडा है हमारे लिए, पर भाई भाई जी ने ये सब बनाया हमारे लिए। भाई जी आपका नाम क्या है? दुर्गा दास। वो दुर्गा दास के प्रॉपर्टी में मैं रुका। दुर्गा भाई का प्रॉपर्टी है ना वहाँ पे रिवर साइड के पास, बेसिकली उनके प्रॉपर्टी में रुका। नहीं दुर्गा भाई, नहीं वो ये एक्चुअली उनका नाम भी दुर्गा दास है। उसका नाम दुर्गा दास। दुर्गा दास वो भी अच्छे बंदे। उसका नाम भी दुर्गा दास।